नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने अपने सिटी 24 न्यूज चैनल के दर्शकों को बताया है कि हमारा एक खास प्रोग्राम रूबरू शुरू हो गया है, जिसमें हम ग्वालियर की शख्सियतों से मुलाकात कराते हैं आपकी। तो ऐसे ही आज हमारे मेहमान हैं शासकीय अधिवक्ता एवं केआरजी कॉलेज की आंतरिक समिति की सदस्य और काउंसलर एडवोकेट अनामिका शर्मा जी। तो मैं आपका सर्वप्रथम स्वागत करता हूं सिटी 24 न्यूज चैनल पर। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को कि आप कितने वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। मैं 17 साल हो गए, मुझे लगभग 17 वर्ष हो गए वकालत के क्षेत्र में। मैं यहाँ 2014 से गवर्नमेंट एडवोकेट हूँ और एसपी ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेल में एज ए काउंसलर वर्क कर रही हूँ। और सीआरजी में भी मुझे 5 साल लगभग हो गए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे केआरजी कॉलेज की। आप केआरजी कॉलेज में आंतरिक समिति जो उसकी है उसकी सदस्य हैं, तो वहाँ क्या क्या समस्याएं अभी तक आपको इन 5 सालों में देखने को मिली है? मेरे सामने 2 समस्याएं अभी आई थी, जिसमें कि जो वहाँ की एक बच्ची थी, उसने कंप्लेंट की थी कि मैं यहाँ मतलब काम करती हूँ और मुझे जो है कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा मुझसे ज्यादा काम दिया जा रहा है। फिर हम लोगों ने उनकी जांच की, तो जांच के बाद फिर पता चला कि मतलब उनकी समस्या सॉर्ट आउट करी। छोटी छोटी समस्याएं आती हैं वहाँ पे। तो जैसे ये तो एक स्टाफ की मेरे ख्याल से समस्या होगी हाँ हाँ, कि ये स्टाफ स्टाफ की ने आपने बात जी करी। जी कभी आपको छात्राओं, क्योंकि ग्वालियर का सबसे बड़ा जी। छात्राओं का कॉलेज है, तो ऐसी कोई शिकायत आपको कभी आंतरिक रूप से देखने को मिली है गुपचुप तरीके से किसी छात्रा ने आपसे कभी की हो इस प्रकार की? नहीं, छात्रों का यही कहना है कि वैसे तो यहाँ का कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, पर जैसे कभी कभार रिजल्ट टाइम पे नहीं निकलना, रोल नंबर नहीं बताना, इस तरह की समस्याएं बच्चियों की रहती। क्या कभी ऐसी समस्याएं भी, ऐसा परिवार आपको मिला हो जिन्होंने कभी फीस माफ की बात आपसे की हो कि आप समिति में जी हैं हाँ, तो? मेरे सामने एक बार आई थी मैडम, उन्होंने मुझसे बोला था कि भाई ऐसे ऐसे हमारी बच्ची का आप करवा दीजिए माफ। तो मैंने बात भी की थी प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में। तो क्या SC ST। तो क्या ऐसा हो जाता है कि अगर ग्वालियर की कोई ऐसा परिवार है जो अपनी बच्ची को इतने बड़े ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, तो वो आपसे संपर्क कर सकता है जिसके माध्यम से उनको कुछ फीस में लाभ मिल सके या कॉलेज प्रशासन उनकी मदद कर सकता हो? हाँ सर, अगर वो गरीबी रेखा में आते हैं या तो हम लोग उनकी मदद करते हैं। मैं प्रिंसिपल सर से खुद बात करती हूँ इस बारे में। इस समय काफी टाइम से देखने को मिला है हमको कि अपना जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, यहाँ पे दहेज प्रथा का जो मामला है अभी भी कहीं ना कहीं दबी जबान में धीरे धीरे कुछ कुछ दिनों में हमको देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल जाता है कि दहेज के कारण किसी बिटिया का की हत्या हो गई हो या किसी को मारपीट करके, घरेलू हिंसा करके उसको उसकी ससुराल मायके भेज दिया वो ससुराल वालों ने। तो ऐसे प्रकरण में क्या भूमिका आपकी रहती है और कितने केस अभी तक आते होंगे आपके पास? मेरे पास ऐसे ज्यादातर ऐसे ही केस आते हैं, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा के। तो इसमें मतलब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों को बिठाते हैं और काउंसलिंग करते हैं दोनों पक्षों को। और अपना जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि परिवार न बिगड़े और ऐसी समस्याओं में मतलब FIR न कटे, इतनी स्थिति न बढ़े कि परिवारों में विघटन हो। और बराबर हम तो 2 काउंसलिंग कराते हैं, 4 काउंसलिंग कराते हैं और हमारा वो यही रहता है कि इनकी मतलब घर बिगड़े नहीं। नहीं, तो अब जैसे कि घरेलू हिंसा में मारपीट का जिक्र जरूर होता है कि किसी की बिटिया होती है वो अपने पति पर या अपनी सास पर या अपनी नंद पर ऐसा आरोप लगाती है, तो उस बीच में फिर मार्गदर्शन किसका प्राप्त होता है? तो किसकी सहमति से या किसकी बात मानकर ये दोनों परिवार एक हो जाते हैं, फिर आगे का जीवन, अपना वैवाहिक जीवन संपन्न करते हैं? हम लोग क्या है इसमें कई काउंसलर बैठते हैं, तो कई काउंसलर बैठ के उनको आपस में समझाते हैं। थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग होती है जो उनको समझाना पड़ता है। तो समझाने के बाद उनकी समझ में आ जाता है, फिर उनसे कहते हैं आप जाके देखिए वहाँ कि आपका बैठता है कि नहीं बैठता है सही। तो वो फिर बताते हैं आके कैसा चल रहा है, फिर उसके हिसाब से देखते हैं आगे। ऐसे कुछ केस आपकी, मतलब ऐसा कोई यादगार केस आपकी नजर में अभी होगा जिसकी बारे में आप आज भी सोचती हो? ऐसा कोई केस आपके पास अभी तक आया है कोई, मतलब जिसकी याददाश्त आपको आज भी हो? हाँ है ना सर, ऐसे ही एक केस आया था। तो हम लोगों ने मतलब लड़की ग्वालियर की थी, लड़का मथुरा का था। तो यहाँ हमने काउंसलिंग करवाई उनकी। तो हालांकि उसका डाइवोर्स का केस मैंने खुद लगाया था,
पर फिर भी जो है मतलब मैंने उसको कई बार काउंसलिंग करवाई तो मुझको ऐसा लगा कि मतलब फिर मुझे भी ऐसा लगा मतलब 498 कायम भी हो गया, तलाक का भी लग गया, लेकिन उसके बाद भी आज वो दोनों बड़ी सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोनों में मतलब बाउंडिंग काउंसलिंग के थ्रू बन गई, तो मुझे बड़ा कभी कभी अच्छा लगता है कि ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने मतलब बैठ के कुछ विचार किया और वो मथुरा रह रही है लड़की, आज कोई दिक्कत तो जैसे आपने अभी इस बीच में एक 498 शब्द का उपयोग किया, जी। तो ये क्या धारा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे आपसे 498 दहेज एक्ट की धारा है। अगर मतलब किसी लड़की से दहेज मांगते हैं, ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, तो जो है जो 498 लगती है। तो और घरेलू हिंसा में इस प्रकार में क्या शब्द का उपयोग किया घरेलू जाता हिंसा है? में धारा 12 में जो है धारा 12 होती है जिसमें घरेलू हिंसा में लगती है। ये है घरेलू हिंसा। उसमें मतलब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, किसी भी महिला को कर सकते हैं, किसी शादी को कितने भी साल में हो जाए घरेलू हिंसा लगाई जा सकती है। तो ऐसा कोई मामला आपकी नजर में आया हो जिसमें ग्वालियर का या ग्वालियर के आसपास का, जो कि वास्तव में प्रताड़ित लड़की, आजकल क्या होता है कि कुछ केस जेन्युइन होते हैं और कुछ आजकल धाराओं का उपयोग भी करते हैं, तो हाँ ऐसा कुछ केस आया हो जिसमें कोर्ट ने फटकार लगाई हो फरियादी की, अपराधी की, तो ऐसा कुछ आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ हाँ, मेरे पास अभी हाल फिलहाल में एक केस था जिसमें कि सास ने बहू के ऊपर लगाया है घरेलू हिंसा का। बहू ने नहीं लगाया, सास ने लगाया है। मतलब सास ने बहू के ऊपर घरेलू हिंसा का केस लगाया? हाँ, अब क्या है, बहू अम्बा में रहती है, तो हालांकि मतलब साहब ने सास को भी डांटा, बहू को भी बहुत डांटा, लेकिन मतलब आप देखो दोनों में बाउंड्री नहीं बन पा रही है। सास कह रही है मुझे परेशान करती है और बहू कह रही है कि जो मुझे रहने नहीं देती है। तो ऐसे भी समस्या, अलग अलग तरह की समस्याएं आती है। तो ये केस में तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये केस घरेलू हिंसा प्लस सीनियर सिटीजन का केस हो गया, जैसा कि आप काउंसलर हैं अभी एसपी हाँ, ऑफिस सीनियर में। सिटीजन, अब भाई उनकी मम्मी तो सीनियर सिटीजन नहीं आती। तो ऐसे केस में मतलब क्या पुलिस की ओर से हस्तक्षेप रहता होगा या क्या माननीय न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करता है, और क्या बीच में आप समझौता कराने का प्रयास करती हैं? माननीय न्यायालय ने तो यही कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई उनके बयान होने हैं, इसमें उनके बयान हो जाएंगे। तो अब वो लड़की क्या है, वो भी नहीं रहना चाह रही क्योंकि संबंध इतने खराब हो चुके हैं। ये है इसमें। तो बीच का रास्ता क्या, मतलब बीच का जैसे रास्ता ये है कि घरेलू हिंसा में उनको न्यायालय जो है कानून घर में रहने की अनुमति दे देगा और उनको खर्चा उठाने की अनुमति। तो उसमें जब दोनों पक्षों में मानसिक रूप से पट नहीं रही है, मतलब कि दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो इस हाँ, बीच में जब माननीय न्यायालय भी उसमें जब उनको रहने की अनुमति देता है, तो रहने की ऐसी मतलब समस्या तो आगे भी आएंगी फिर। नहीं, समस्या भले ही आए, लेकिन मतलब जैसे उनका मेंटेनेंस बन जाता है और जैसे मान लो आपके घर में एक एक कमरे में उनको रहने दिया जाएगा। तो ऐसा ऐसी रहता है। स्थिति में दोबारा कभी वाद विवाद होता है तो उसका फिर तो जिम्मेदार फिर मतलब न्यायालय न्यायालय में उस न्यायालय बोलो ये कहते हैं कि आप जाओ उनके घर रह के देखो कोई दिक्कत होती है या नहीं होती, ऐसे जैसे कई केसों में क्या पति पत्नी के विवाद के केस होते हैं, तो ऐसा सुनने को आया है और कई बार हमने फिल्मों में भी देखा है कि माननीय न्यायालय उनको कुछ टाइम देता है कि आप लोग आपका डिवोर्स मान लिया जाएगा, लेकिन आप कुछ समय एक कुछ साथ समय सहा तो ऐसी क्या मतलब वो उनकी सोच रहती है कि कई केस ऐसे देखने को भी मिले हैं कि वो एक होके फिर डिवोर्स कैंसिल कर देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन उनका ये करते हैं। मानना है कि जैसे डाइवोर्स में 6 महीने का समय रहता है, तो वो 6 महीने में उनका मतलब ये रहता है आप 3 महीने जाओ देखो, अगर होता है तो ठीक है और नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वो बुलाते हैं हर 15 दिन बाद, पूछते हैं कि आपको ये कैसे रख रहे हैं, क्या है, ये सब बातें। तो अधिकांश अपने ग्वालियर में जैसे महिलाओं के लिए एक थाना है जहाँ महिला थाना के नाम से हर क्षेत्र में होता है, हर शहर में होता है, जी। तो अन्य थानों में और महिला थाने में क्या डिफरेंट होता है कि मतलब वहीं क्यों महिलाएं जाती हैं, या जैसे कहते हैं कि कोई जिस थाने के अंतर्गत फरियादी रह रहा हो उसी में अपना मुकदमा दर्ज करा सकता है, या कुछ लोग कहते हैं कि अगर महिला पे अब कोई घटना हुई है तो महिला थाने जाए, तो इसमें क्या अंतर रहता है? इसमें सर ये अंतर रहता है कि केवल दहेज से संबंधित समस्याएं महिला थाने में सुनी जाती है, ये बात। अच्छा। हाँ, फरियादी आरोपी कहीं का भी हो, फरियादी लगेगा महिला थाने। तो फिर जो महिलाओं से संबंधित और भी दहेज से अपराध होते संबंधित हैं, है, केवल दहेज से केवल संबंधित दहेज ही से बात संबंधित करेंगे महिला थाने तो में। महिला थाने में होगा। हाँ, महिला बाकी तो क्या संबंधित थाने में। और ऐसे ही एक ऑफिस है जहाँ डीएसपी बैठती है, महिला अपराध शाखा, हाँ, तो वो उसमें और इसमें क्या अंतर है, मतलब दोनों में? उसमें कोई भी आपके साथ घटना हुई है तो उसकी होती है, कोई भी घटना है, लेकिन ये केवल स्पेसिफिक दहेज। अच्छा।
दहेज की रिपोर्ट महिला थाने में होगी। और घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अगर बात करें हम तो घरेलू हिंसा तो माननीय न्यायालय में दर्ज हो जाता है। नहीं तो संबंधित थाने में, जैसे कोई जिस थाने के अंतर्गत रहता हो। घरेलू हिंसा और दहेज एक्ट ये सब महिला थाने में होता है, महिला थाने में होता है। जैसा आपने बताया था ना भी केवल कि दहेज एक्ट, दहेज और घरेलू हिंसा। कभी कभी कुछ मामले में ऐसा समाचार पत्रों में कभी कभी देखा है कि अपराध तो होता है लेकिन उसमें दहेज एक्ट नहीं आता है, उसमें घरेलू हिंसा का जिक्र सुनने को मिलता है। अब कि क्या अपराध शब्द थोड़ा सा तभी होता है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है उसमें, तब वो कहते हैं कि, या जो भी उनका वक्तव्य रहता हो परिवार के संग जो घटना होती है वही वो बताते होंगे। लेकिन अधिकांश मामलों में घरेलू हिंसा के मामले ज्यादा आजकल सुनने को मिल रहे हैं। तो ये क्या मानसिकता है आजकल परिवारों की? ऐसा लगता है, अगर मान लो टीएन साहब को ऐसा लग रहा है कि इन पे दहेज का नहीं बन रहा है, इन पे केवल घरेलू हिंसा का बन रहा है, तो घरेलू हिंसा में क्या अपने को जमानत नहीं करानी है, केवल वकील खड़ा करना है, ये रहता है। तो ऐसे कौन कौन से एक्ट होते हैं जिनकी जानकारी महिलाओं को भी, मतलब पीड़ित महिलाओं को भी होना चाहिए कि अगर हमारे संग ये घटना होती है, मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से समझाएं कि अगर महिलाओं के संग जो जो घटना होती है तो उसके अंतर्गत ये जो एक्ट लगते हैं और इस पे उनका कानूनन हक है कि आप किसी भी थाने में या महिला थाने में उस पर अपराध लिखवा सकती हैं। अगर किसी भी महिला को, अगर आप कोई उसको सास परेशान करती है या पति परेशान करता है तो वो महिला थाने आ सकती है। और अगर मान लो महिला थाने नहीं आ पा रही है तो वो कोर्ट में भी अपना आवेदन लगा सकती है, जो कि उसको माननीय न्यायालय उसकी मदद करेंगे और उसको मेंटेनेंस भी बनता है। और ये घरेलू हिंसा शादी के कितने साल बाद भी लगा सकती है वो, क्योंकि दहेज एक्ट तो 7 साल के बाद लगता नहीं। तो घरेलू हिंसा में आप जो है चाहे कितने भी साल क्यों ना हो जाए, कोई भी परेशान कर रहा है तो अपन लगा सकते। नहीं, ये शब्द एक थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि जो घटना उनके संग हुई है, जैसे किसी पीड़िता के संग या किसी महिला के संग या छात्रा के संग अगर कोई घटना होती है, जैसे अभी अपने ग्वालियर में एक बड़ा केस हुआ था अभी कि बेटी बचाओ चौराहे के पास एक बेटी को गोली मार दी गई। और उसके बावजूद भी जिसको वो मारने आए थे, समाचार पत्रों में काफी ये केस चला था। तो उसके बाद भी अभी दूसरी सडनली घटना हुई कि जो फरियादी थी उस पे भी गोलीबारी की घटना हुई। तो क्या पुलिस का ये अधिकार नहीं है, पुलिस सोच समझ के कि उसको जो पीड़िता है उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे सके? नहीं सर, पुलिस प्रोटेक्शन तो वो तो मांगेगा, फरियादी मांगेगा तब पुलिस कैसे देगी इसको, आप बता। मतलब यदि फरियादी मांगता है तो देगी पुलिस। अभी समाचार पत्रों में इस विषय पे भी काफी 2 दिन से चल रहा है पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर। तो जो मामला था उसमें अगर पुलिस प्रोटेक्शन उस फरियादी को मिला होता, उसकी बच्ची को, उसको, तो शायद उसके ऊपर दूसरा मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं हो पाती उसमें। थाने का मामला है। जी जी। तो उसमें मतलब कि मानवीय भूल कहेंगे इसको कि उस परिवार की सुध में नहीं आई कि उनको प्रोटेक्शन लेना चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन, जब उनको मालूम था कि ऐसी स्थिति है तो पहले आवेदन देना चाहिए कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को। तो इस मैटर में मतलब अगर वो जब क्या होता है कि कोर्ट की शरण में, माननीय न्यायालय की शरण में कई फरियादी तब जाते हैं जब पुलिस उनकी बात कभी कभी सुनवाई नहीं करती, तब उनको क्या क्या वो नियम होते हैं जिसमें कि अगर आपकी सुनवाई महिला थाने में नहीं हो रही है, संबंधित थाने में नहीं हो रही है, तो क्या वो सीधे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं? वो क्या प्रक्रिया रहती है, किस धारा के तहत? धारा 12 के तहत आप जो है घरेलू हिंसा का प्रकरण और अपने आ सकते हैं कोर्ट में। क्योंकि मान लो जैसे आप गए, पुलिस ने आपकी नहीं सुनी, आपका जी कहना है एसपी साहब ने भी गए, एसपी साहब मिले नहीं, ज्यादातर यही होता है, नहीं मिलते, अधिकारी बिजी रहते हैं, तो आप न्यायालय में अपना आवेदन लगाइए, डायरेक्ट न्यायालय से नोटिस होंगे और आपकी सुनवाई। तो ये क्या न्यायालय एफआईआर काटने के आदेश भी देता है। तो उस संबंधित में अगर जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि घरेलू हिंसा या दहेज प्रथा का या सीनियर सिटीजन का, जो आप तीनों चीजें आप देख रही हैं, अभी आंतरिक समिति में भी हैं और आप काउंसलर भी हैं अभी, तो आपके पास जब केस आते होंगे तो उससे पहले वो केस क्या सीधे थाने में पहुंचते हैं या वो लोग कोर्ट में अप्लाई करते हैं? नहीं, वो क्या डायरेक्ट एसपी साहब के पास आते हैं सर। तो एसपी साहब हम लोगों के पास उनको ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे पास आते हैं तब हम लोग उनकी समस्या सुनते हैं। तो मतलब सीधे तौर पे हम ये कहें कि वो भेजते हैं, फिर महिला काउंसलिंग में भेजना है, ऐसी। तो सीनियर सिटीजन आप काउंसलिंग के लिए आपसे अगर किसी को संबंधित बात करनी हो, जैसे मैं
एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि कोई परिवार है, अगर वो पुलिस में नहीं जाना चाहता हो या वो आपसे संपर्क कैसे कर सकता है, तो आप हमारे दर्शकों को अपने मोबाइल नंबर या कैसा कुछ बताएं जिससे कि वो आपसे बात कर सके। मेरा नंबर है 9907846083। किसी भी वृद्ध को अगर समस्या हो तो वो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा ऑफिस विनय नगर सेक्टर 3 में है। तो मैं क्या है उनकी वहीं काउंसलिंग करवा के, और मतलब उसको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, यही उनकी समस्या सॉल्व करवा दूंगी और वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो। तो ये एडवोकेट अनामिका जी ने बताया, उनका मोबाइल नंबर है, आप लोग भी लिख लें। ईश्वर न करे कभी आपको आवश्यकता पड़े और पड़ती है तो आप जो दिए गए नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर बात करके आप अनामिका जी से बात कर सकते हैं और किसी भी परेशानी के लिए फोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं या उनका जो ऑफिस है वहां जा सकते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा आज हमारी आज की मेहमान अनामिका शर्मा जी को, जिन्होंने यहाँ आज दहेज एक्ट, घरेलू हिंसा और सीनियर सिटीजनों के लिए जो सेवा पुलिस अधीक्षक महोदय ने यहाँ काउंसलिंग की उपस्थित करवाई है, जिसमें बैठकर आप वहां उन लोगों की बात सुनती हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप हमारे चैनल में आए, आपने हमारे दर्शकों को बताया, तो मैं आपको आज आने के लिए धन्यवाद देता हूं।